हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। कल अपन ने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा था। अंत में अपन ने पढ़ा था मुद्रास्फीति के मुद्रा प्रसार के क्या कारण हैं और मुद्रा इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव की बात करें तो इनसे इन्फ्लेशन से व्यय में वृद्धि होती है, आयातों में वृद्धि होती है, आय की विषमता में वृद्धि होती है और बचतों में कमी होती है, निर्यातों में कमी और आय की क्षमता में कमी होती है। ये इसके प्रभाव थे इन्फ्लेशन के। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। मुद्रा प्रसार के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति आ गई तो मुद्रा प्रसार को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है या किन किन उपायों के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला उपाय है मौद्रिक साधन। मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक के माध्यम से, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के माध्यम से मौद्रिक नीति को अपनाया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के माध्यम से केंद्रीय बैंक मुद्रा प्रसार को नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक को नियंत्रित साख की नीति अपनानी पड़ती है। केंद्रीय बैंक जो है वह बैंक दर को बढ़ाकर एवं खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग करके नकद कोषों की मात्रा को बढ़ाकर सीआरआर एवं एसएलआर, नकद कोष से तात्पर्य, एवं साख मुद्रा की वृद्धि को रोका जा सकता है। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो परिमाणात्मक विधि के जो अंग हैं, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, इनके माध्यम से मुद्रा प्रसार को केंद्रीय बैंक कुछ सीमा तक कंट्रोल कर सकता है। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। मुद्रा इस प्रसार को रोकने के लिए केवल मौद्रिक उपाय ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सरकार को भी राजकोषीय नीति के माध्यम से कुछ न कुछ प्रयास करने पड़ते हैं जिससे कि मुद्रा प्रसार को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सरकार को अधिक मात्रा में कर लगाकर जनता की क्रय शक्ति को कम करना चाहिए। कर का भार जनता पर ज़्यादा डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, जनता की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और जनता की क्रय शक्ति कम हो जाने से मुद्रा प्रसार का दबाव कम होगा एवं मूल्य में वृद्धि को रोका जा सकता है। इसलिए सरकार को न केवल करों की दरों में वृद्धि करनी चाहिए अपितु नए कर भी लगा देने चाहिए जिससे कि जनता की क्रय शक्ति को कम किया जा सके। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जनता के ऊपर नए टैक्स का बर्डन डाल के मुद्रा प्रसार को कंट्रोल करती है। तीसरा उपाय है अधिक मात्रा में ऋण लेना। सरकार जनता से अधिक मात्रा में ऋण लेकर उनकी क्रय शक्ति को कम कर सकती है। यहाँ ऋण सरकार जनता से लेती है, इसके लिए उसकी सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। तो अधिक मात्रा में ऋण ले लेगी सरकार तो उससे क्या होगा, उससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगला है घाटे की बजट नीति का परित्याग। मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण सरकार द्वारा घाटे की बजट की नीति को अपनाया जाना होता है, क्योंकि सरकार घाटे की पूर्ति करने के लिए नई मुद्रा का प्रचलन करती है और उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रसार होता है। तो मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने बजटों को संतुलित रखें। सरकार को अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती भी करना आवश्यक है, तभी मुद्रा प्रसार कंट्रोल होगा। अगला है मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। मूल्यों में वृद्धि जो मुद्रा प्रसार के कारण होती हैं उसे रोकने के लिए सरकार को मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहिए एवं इसके साथ साथ उसके राशनिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है। परंतु इस प्रकार की नीति तब भी सफल हो सकती है जब प्रशासन की व्यवस्था ठीक हो। नहीं तो अगर प्रशासन सचेत नहीं होगा तो काला बाजारी के पनपने की आशंका बनी रहती है। अगला है बचतों को प्रोत्साहन देना। मुद्रा प्रसार को रोकने का एक यह भी अच्छा उपाय है कि बचतों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दिया जाए। लोग अपनी आय का अधिक भाग बचाने लगें। इससे वस्तुओं की मांग कम होगी और वस्तुओं की मांग कम होगी तो ऑटोमेटिक ही मूल्यों में वृद्धि कम हो जाएगी। सरकार को ऐच्छिक बचतों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अनिवार्य बचत योजना भी लागू कर सकती हैं। तो बचतों को प्रोत्साहन देना भी या बचतों को बढ़ावा देने की आदतें भी मुद्रा प्रसार को कुछ सीमा तक कंट्रोल करती हैं। अगला है अन्य आर्थिक नियंत्रण। लोगों की क्रय शक्ति न बढ़े, इसके लिए सरकार अन्य प्रकार के भी नियंत्रण लगा सकती है, जैसे लाभांश के बांटने पर नियंत्रण लगा दें। कुछ
महीनों तक लाभांश का बंटवारा न हो, विनियोगों पर नियंत्रण लगा दें। इससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आयातों में वृद्धि कर दें। अनावश्यक वस्तुओं की पूर्ति आयातों के माध्यम से भी बढ़ाई जा सकती है, परंतु आयातों में वृद्धि के लिए यह व्यवस्था करना आवश्यक होता है कि उनका भुगतान तुरंत ही न किया जाए, बल्कि कुछ सीमा के बाद उनका भुगतान कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति बनती है तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है? मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार के विपरीत की अवस्था है। मुद्रा संकुचन में प्राइस लेवल गिरता है और वैल्यू ऑफ मनी यह बढ़ती है। मुद्रा संकुचन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर घटता है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन के लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण कह दें या विशेषताएं कह दें, तत्व कह दें, तो ये हैं मुद्रा संकुचन के। इसके अंतर्गत मूल्य संकुचन के अंतर्गत मुद्रा संकुचन के अंतर्गत मूल्य स्तर निरंतर गिरता चला जाता है। यह पहला लक्षण है कि जो मूल्य स्तर है वह निरंतर गिरता चला जाएगा। दूसरा है देश में व्यापारिक क्रियाओं में कमी होती चली जाएगी। तीसरा है मजदूरी, उत्पादन एवं ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्याज दरों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी और देश में निराशाजनक वातावरण में वृद्धि हो जाएगी। देश के अंतर्गत निराशाजनक वातावरण का निर्माण हो जाएगा। ये कुछ 4-5 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण देश में उपस्थित हो जाते हैं या दिखाई देने लग जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि देश में मंदी का माहौल प्रारंभ हो गया है या मंदी प्रारंभ हो गई है। निम्न दशाओं में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन कौन सी दशाएं हैं जिसमें अपन कह सकते हैं कि संकुचन का दौर चल रहा है? पहली स्थिति है मौद्रिक आय में कमी हो परंतु प्रोडक्शन लेवल में कमी नहीं। ये पहली अवस्था है जिसमें दिखाया गया है कि मौद्रिक आय में तो घटती है, मौद्रिक आय तो घट रही है परंतु उत्पादन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। दूसरी स्थिति है मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। तीसरी कंडीशंस हैं जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है परंतु मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है। चौथी है यदि उत्पादन की मात्रा तथा मौद्रिक आय दोनों बढ़ते हैं परंतु उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। और लास्ट है यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और मौद्रिक आय घटती है। यहाँ एमआई का मतलब है मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय। तो ये 5 स्थितियाँ हैं। इन दशाओं, अगर ये दशा उपस्थित है तो अपन कह सकते हैं कि देश में संकुचन की स्थिति उपस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मुद्रा संकुचन के क्या क्या कारण हैं। मुद्रा संकुचन के कारणों की बात करें तो पहला कारण है मुद्रा की मात्रा में कमी। सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है, तब देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी देश में मुद्रा की मात्रा पहले जैसी ही बनी रहे तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब इनमें से एक स्थिति है तो ऑटोमेटिकली मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। दूसरा कारण है साख प्रचलन में कमी। देश की साख नीतियों का निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। साख का प्रचलन अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं आदि। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती हैं तो बैंक द्वारा अपने ऋणों की ब्याज दर को भी बढ़ाना पड़ता है और साख का प्रचलन ब्याज दरों के बढ़ने से कम हो जाता है। उसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा व साख की देश में कमी आ जाती है। मतलब परिमाणात्मक विधि के जो तत्व हैं उनके द्वारा केंद्रीय बैंक साख की मुद्रा में, साख प्रचलन में कमी कर सकता है। बैंक के द्वारा कर सकता है, खुले बाजार की एक्टिविटी के द्वारा कर सकता है, CRR SLR के द्वारा कर सकता है।
तो साख मुद्रा की प्रचलन में कमी होने के कारण भी मुद्रा संकुचन उपस्थित होता है या होता है। तीसरा है सरकार की राजकोषीय नीतियाँ। सरकार की राजकोषीय नीति भी इसका कारण है। सरकार की राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत जब उसके सरकार के द्वारा भारी कर लगाए जाते हैं एवं जनता से ऋण लिए जाते हैं तब मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है चलन वेग में कमी। यदि देश में मुद्रा व साख मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है तो उससे मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है और मूल्य स्तर गिरने लग जाते हैं, और मूल्य स्तर गिरने के परिणाम स्वरूप मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रा संकुचन के ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से मुद्रा संकुचन की स्थिति देश के सामने आती है। अब बात करें मुद्रा संकुचन के प्रभाव क्या क्या हैं। जो मुद्रा संकुचन के जो प्रभाव बिल्कुल मुद्रास्फीति के प्रभावों के विपरीत हैं। जिन जिन व्यक्तियों को या जिन जिन वर्ग को मुद्रा प्रसार में लाभ हो रहा था उनको मुद्रा संकुचन की स्थिति में हानि हो जाएगी। जैसे बात करें मुद्रा संकुचन में पॉजिटिव इफेक्ट किन किन पे पड़ेगा। उधार जो देने वाला होता है यानी लेनदार संकुचन की स्थिति में पॉजिटिव स्थिति में रहेगा, मजबूत स्थिति में रहेगा। उपभोक्ता को मुद्रा संकुचन में अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और तीसरा, स्थिर आय वालों के लिए मुद्रा संकुचन बेनिफिट होता है क्योंकि उनकी आय जो होती है स्थिर होती है। चाहे मुद्रा का मूल्य कितना ही गिर जाए उनको उनकी आय जो स्थिर है वो उनको मिलेगी ही मिलेगी। इस वजह से मुद्रा संकुचन में उधार देने वाले को, लेनदार को, उपभोक्ता को और स्थिर आय वाले को लाभ होता है। वही बात करें तो जो उधार लेने वाला होता है देनदार, उसको मुद्रा संकुचन की स्थिति में लॉस होता है। उत्पादक को लॉस होता है। उत्पादक को लॉस होता है क्योंकि लागत के खर्चों में कोई कमी नहीं होती और वस्तुओं के मूल्य गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। इससे उनके लाभ कम होने लगते हैं, व्यापार में स्थिरता आ जाती है, मंदी आ जाती है, उद्योग धंधे बंद होने लग जाते हैं, तो उद्यमी को नुकसान होता है। और परिवर्तनशील आय वालों के लिए भी मुद्रा संकुचन की स्थिति अच्छी नहीं रहती। इस वजह से ये मुद्रा संकुचन के प्रभाव हैं, पॉजिटिव प्रभाव हैं और नेगेटिव प्रभाव हैं। ये मैंने बता रखे हैं कि किन किन पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, किन किन पे मुद्रा संकुचन का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मौद्रिक उपाय और दूसरा है राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता है, जो देश का केंद्रीय बैंक होता है उनके द्वारा मौद्रिक नीति अपनाई जाती है और मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई केंद्रीय बैंक इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि करता है और वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली मुद्रा संकुचन की स्थिति दूर होने लगती है। तो एक उपाय है मुद्रा संकुचन का रोकने का उपाय कि मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाए और देश में जो आरबीआई है, देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करें, चाहे वह बैंक दर के माध्यम से करें, साख की मात्रा में वृद्धि करके करें, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके करें, एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से करें। तो मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा संकुचन को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए केवल मौद्रिक उपाय ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए राजकोषीय उपाय भी अपनाने जरूरी हैं और राजकोषीय उपाय सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। सरकार इस स्थिति में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या क्या कार्य सरकार को करने चाहिए राजकोषीय नीति के माध्यम से, जिससे कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को दूर किया जा सके। सबसे पहला है सरकार को करों की संख्या एवं दरों में कमी करनी चाहिए। जनता के ऊपर से अनावश्यक भार को हटाना चाहिए, जो कर हैं उनमें कमी करनी चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो भी सार्वजनिक व्यय हैं उनमें अधिक से अधिक मात्रा में व्यय खर्च करना चाहिए, जिससे कि देश के अंतर्गत जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो मजबूत होगा, उसको गति प्रदान होगी, तो धीरे धीरे मनी का सर्कुलर बढ़ेगा और मुद्रा की पूर्ति देश में बढ़ेगी। तीसरा है विनियोग एवं उत्पादन कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जितने भी
इकोनॉमी से रिलेटेड कार्य हैं, चाहे वो विनियोग से रिलेटेड कार्य हों, उत्पादन से रिलेटेड कार्य हों, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ावा मिले। चौथा है, लास्ट है, सार्वजनिक ऋणों के स्थान पर हीनार्थ प्रबंधन की नीति अपनाई जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सरकार को सार्वजनिक ऋणों के स्थान पर सार्वजनिक ऋण नहीं लेकर हीनार्थ प्रबंधन की नीति को अपनाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय, इनको अपनाकर कुछ सीमा तक मुद्रा संकुचन को कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।